आज की बात। स्वागत। आज की बात शुरू करते हैं इतिहास से। अब देखिए, इतिहास के मायने हम सब के लिए दो होते हैं। एक तो इतिहास से हम कुछ सबक सीखते हैं और दूसरी बात, इतिहास हमें बीते समय में जो घटित हुई उन घटनाओं के प्रति जानकारियां भी देता है। लेकिन इतिहास ये एक साहित्य का दर्पण भी होता है, क्योंकि इतिहास में साहित्य की विशिष्ट रूप से रचना भी की जाती है। आज हम इतिहास को इस दृष्टि से समझने का प्रयास करेंगे कि बौद्ध साहित्य इतिहास की दृष्टि से क्या हमको देता है और हमने बौद्ध साहित्य को इतिहास की दृष्टि में कितना योगदान देते हुए देखते हैं। तो आइए जरा आगे बढ़ते हैं इसमें। पहली बात तो आप समझिए कि जब भी आप कभी बौद्ध साहित्य पढ़ें, उस इतिहास से हमें यह पता चलता है कि बौद्ध साहित्य के किसी एक विधा पर नहीं लिखा गया है। बौद्ध साहित्य में हमें कहानियां मिलती हैं। बौद्ध साहित्य में हमें ऐसा कथन भी मिलता है कि जो एक दूसरे के साथ संवाद होता है, मतलब जिसको हम संवाद लेखन कहते हैं। बौद्ध साहित्य में हमें पद्य भी मिलता है, यानी कि कविताएं भी मिलती हैं। बौद्ध साहित्य को हम गद्यात्मक भी देखते हैं। बड़े बड़े प्रवचनों के साथ ये साहित्य आगे बढ़ता है। एक वो समय, जिस समय में तथागत बुद्ध इस धरती पर थे और वे सब तरफ अपनी शिक्षाओं को प्रचारित कर रहे थे, उस वक्त का जो दर्पण बौद्ध साहित्य में मिलता है। एक बात और पता चलती है कि बौद्ध साहित्य उस वक्त की जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक और विशेष रूप से दर्शन के क्षेत्र में, दार्शनिकों के क्षेत्र में क्या स्थितियां हैं, ये सारी स्थितियों का एक बड़ा बेहतर विश्लेषण भी हमें बौद्ध साहित्य में मिलता है। तथागत की शिक्षाओं का दर्पण तो है ही, लेकिन बौद्ध साहित्य उस वक्त के हिस्ट्री को भी, उस वक्त के इतिहास को भी विश्लेषित करता है। अब देखिए, बौद्ध साहित्य में जिस तरह से मगध का वर्णन मिलता है, पाटलिपुत्र का वर्णन मिलता है, उस समय का जो उत्तरी भारत का जनजीवन है उसका जो वर्णन मिलता है, लोगों की सोच समझ, ये सारा इतिहास का दर्शन हमें बौद्ध साहित्य से मिलता है। अब देखिए, बौद्ध साहित्य में एक और बात है, जातक कथाएं। ये जातक कथाएं उस वक्त से पहले की जो स्थितियां थी, उन स्थितियों का ये दर्पण है। तो इसका आईना भी बड़े बेहतर तरीके से हमारे सामने बौद्ध साहित्य रखता है। और इस दृष्टि से अगर देखें तो इतिहास के क्षेत्र में बौद्ध साहित्य का एक बड़ा योगदान है, यानी कि बहुत बड़ी भूमिका बौद्ध साहित्य की इसमें आती है। वैसे जातक कथाओं का जो महत्व है वो बड़ा अमूल्य है। जिसको अगर हम लोग देखें तो उस वक्त में, मतलब जो ईसा पूर्व भारत था, यीशु ख्रिस्त से पहले का भारत, उस भारत की जो सभ्यता है, मतलब उस वक्त का जो जनजीवन है, जो सिविलाइजेशन है, लोगों का रहन सहन है, ये भी हमें जातक कथाओं से मिलता है। तो देखिए, इतिहास का जो स्टडी करते हैं उनके लिए जातक कथाएं हो, बौद्ध साहित्य हो, चाहे उसका त्रिपिटक हो, अभिधम्म पिटक, सूत्र पिटक, विनय पिटक, इन सब में उस वक्त का विनय पिटक में वो दर्शन मिलता है कि उस वक्त लोग किन किन तरह की बीमारियों से पीड़ित होते थे। क्योंकि विनय पिटक में एक विशेष प्रकरण लिखा गया है भेषज खंदक के नाम से, और इस खंदक में इसका पूरा वर्णन मिलता है कि उस वक्त की बीमारियां क्या है और उन बीमारियों के उपचार क्या है, और ये तथागत ने बताया। तो अब देखिए कि अलग अलग सेक्ट में उस वक्त का जो संशोधन है, वो संशोधन भी बौद्ध साहित्य से निकल कर आता है। इस दृष्टि में बौद्ध साहित्य बड़ा विशेष बन जाता है।
अगर हम लोग एक विशिष्ट रूप से उस वक्त के उपलब्ध अन्य साहित्यों की तुलना में अगर बौद्ध साहित्य को देखें तो बौद्ध साहित्य इनसे कहीं आगे लगता है। और इतिहास बोध के मामले में बौद्ध साहित्य की अपनी एक विशिष्टता है और अपना एक विशिष्ट पहचान है। हमने आपको सबसे पहले भी एक कड़ी में बताए थे कि बौद्ध साहित्य लिपिबद्ध होने के कारण इतिहास का जो लेखन है वो लेखन कैसा हो, मतलब इतिहास लेखन कला को बौद्ध साहित्य एक दिग्दर्शन करता है, एक डायरेक्शन देता है। और इस दृष्टि में भी बौद्ध साहित्य का एक अलग जो पहलू है वो पहलू हमारे सामने आता है। अब देखिए, बौद्ध साहित्य की एक बड़ी विशेषता है, बौद्ध इतिहासकारों ने इतिहास को छुपाया नहीं है। त्रिपिटक है, त्रिपिटक लिपिबद्ध हुआ, लेकिन त्रिपिटक जब लिपिबद्ध हुआ और त्रिपिटक पर टिकाएं हुई, टिप्पणियां हुई, तो स्वतंत्र टिप्पणीकारों के लिए भी एक प्रकरण त्रिपिटक में है और वो स्वतंत्र प्रकरण के साथ उसकी टिकाएं भी और उसकी टिप्पणियां भी उसके साथ जोड़ी गई है। मतलब इसमें छुपाने वाली बात नहीं है कि बौद्ध साहित्य पर किसी ने टीका टिप्पणी नहीं की, नहीं, उसको भी रखा गया है। यानी टीका टिप्पणियों को साथ में रखकर इतिहास का वर्णन करना, ये वास्तव में इतिहास लेखन की जो आधुनिक पद्धतियां हैं उन आधुनिक पद्धति को भी बौद्ध साहित्य का जो इतिहास लेखन का तरीका है वो डायरेक्शन देता है और वहाँ से ये चीज़ चली आती है। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि आधुनिक समय में जिस तरह से इतिहास का लेखन होता है उसी तरह से ये इतिहास लेखन पहले बौद्ध साहित्य में इसका प्रतिबिंब मिलता है और वहीं से ये धारा बहती हुई आगे चली आती है। अब इसका फायदा क्या है? इस तरह का इतिहास लेखन होने से आज आधुनिक पीढ़ियों में जो नए सिरे से नई पीढ़ी के लोग जो इतिहास का अध्ययन करते हैं, इतिहास की रचना करते हैं, इतिहास का लेखन करते हैं, इतिहास को साहित्य, कला, संस्कृति, सभ्यता, इन सब दृष्टि से जब वो देखते हैं तो उनके लिए भी इतिहास लेखन की ये प्रक्रिया बहुत अच्छा मार्गदर्शन करती है और नई पीढ़ियों को नए साहित्य के निर्माण के लिए अच्छी प्रेरणा देती है। तो आज की बात में यहाँ पर रुकते हैं इस वादे के साथ कि हम आपसे पुनः मिलेंगे जब हम अगली कड़ी में इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। तो आज की बात के लिए कल तक का इंतज़ार कीजिएगा और हमें इजाज़त दीजिएगा।